अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जवेरिया अली। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम आम बीमारियों के हवाले से जो आम तौर पे घरों में सभी को लाहक हो सकती हैं और वो इतनी ख़तरनाक भी नहीं होती। लेकिन इन बीमारियों में क्या क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ भी हम अपना सकते हैं बिना दवाएँ खाए जो हमें इन बीमारियों से निजात दिला सकती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम रब्ता कर लेते हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आम तौर पे जो बीमारियां होती हैं जैसे बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, जो कि बिल्कुल कॉमन सी बीमारियां हैं जिनको हम सिवियर बीमारियां नहीं कहते हैं, इनमें हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर हम बात कर लें खुश्क खांसी की, आम तौर पे हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश्की हो जाती है, खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है और कभी कभी तो गला बिल्कुल दुखने लग जाता है। तो क्या हमें फ़र्स्ट क्या करना चाहिए? कोई दवा ही ज़रूरी है कि दवा के ज़रिए ही इलाज हो, या कोई रेमेडी भी हम यूज़ कर सकते हैं? अच्छा देखें, खुश खांसी क्योंकि अभी जैसे सीज़न चल रहा है इस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत कम है और ऐसी सूरत में मोर और लेस, यानी इवन मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारे घर में भी बहुत सारों को खुश खांसी में मुब्तला हैं। अच्छा, वो इस हद तक होती है कि छिलन सी महसूस होने लगती है हलक में, और नाक में भी खुश्की आती है, इवन खून भी आ जाता है बाज़ वक़्त। एक बात ध्यान में रखें, बहुत सिंपल सी बात है कि खुश्क हो रही है, इसका मतलब है कि हवा इतनी ड्राई हो गई है कि वो आपकी जो अंदर की झिल्ली है, जो मुस्तकिल ग्लिसन रखती है, चिकना रखती है, वो भी ड्राई अप हो रही है। तो अब उस पर दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि बॉडी अपना जो ये झिल्ली है उसकी प्रोडक्शन, जो सिक्रीशन है, उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा बलगम भी महसूस होने लगता है और हलक के पीछे से भी गुजरता है। और बाद वक़्त अगर इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही होती है कि क्रैकलिंग शुरू हो जाती है, यानी कड़कड़ाहट सी होती है और छिल जाती है वो। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, अब पानी ठंडा ना पिएं, अगर ठंडा पीना चाहें उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वार्म फ्लूइड्स अमूमन ज़्यादा एक सेटिस्फैक्ट्री, वो कहते हैं ना, आपको ज़हनी सुकून मिलता है। तो डॉक्टर साहब, वार्म फ्लूइड्स या रूम टेम्परेचर? अब इसमें सूप्स हैं। देखें, गर्म पानी तो नॉर्मली गर्म नहीं पिया जा रहा होता, लेकिन सूप्स की शक्ल में आप जितना ज़्यादा, यानी आप पानी हाइड्रेट रखें अपने आप को, क्योंकि ड्राइनेस हो रही है, इवन स्किन पे भी वो ड्राइनेस आपके वाज़ेह होती है इस मौसम में, ये चीज़ अंदर भी हो रही होती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटा सा मैं टोटका ही कहूँगा, इसको मैं आपको बताता चलूँ कि अगर घर में फ़र्ज़ करें एक जो रूम है और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन अगर है, लेकिन उसके बावजूद ड्राई एयर क्योंकि आ रही है, तो एक घर में या तो टॉवल को वेट करें और वेट करके किसी एक जगह पे टांग दें, किसी घर के उस कमरे के कोने में या कहीं पर भी, और उसका पानी को वेपराइज होने दें रात भर में। तो वो जो वेपराइजेशन होगी पानी की, वो ह्यूमिडिटी को बेहतर करेगा, बजाय इसकी जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करेगा। तो ये जो बहुत खुश्की का एहसास, हलक में रात को प्यास लगने लगती है, चिपकता है हलक, इसमें काफ़ी हद तक सुकून रहेगा। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि वरना आप एक किसी भी बर्तन में पानी गर्म करके और उसको कोने में किसी कमरे के रख दिया जाए, तो वो जो भाप उड़ती रहेगी, तो मुस्तकिल तौर पे आपका जो रूम है वो ह्यूमिडिफाई होता रहेगा। वैसे तो अब ह्यूमिडिफायर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर कोई वो नहीं भी ले सकते तो इस सूरत में ये दोनों तरीक़ों से आप ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं। सर, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। मतलब दवाओं के अलावा भी हम इन तरीक़ों को अपना के खुश्क खांसी से काबू पा सकते हैं। और अगर बंद नाक हो, जो कि ये भी एक कॉमन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि ड्राई एयर की वजह से सेक्रेशंस, जैसे मैंने कहा, बढ़ जाती हैं, अब वो इस हद तक भी बढ़ती हैं कि बाद वक्त नज़ला जो है वो जमने लगता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खींचने। तो नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स आते हैं 0.9%, कॉमनली मार्केट में वो ये एज अ OTC प्रोडक्ट की तरह अवेलेबल है। ये ड्रॉप्स नाक में बच्चों में भी डाले जा सकते हैं और बड़ों में भी। तो इससे क्या होगा कि वो जो कंजेशन अगर हो गई है वो काफ़ी हद तक एकदम से आपकी क्लियर हो जाएगी, नोज़ पैसेज। अच्छा, एक चीज़ और, जो नोज़ क्रैकलिंग होने लगती है, नाक में अंदर जो है पपड़ी जमने लग जाती है खुश्क होने की वजह से, जिनको नज़ला नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में सिर्फ जैतून का तेल या सरसों का तेल थोड़ा सा, या वैसलीन हो, हल्की सी वो नाक में अप्लाई कर लें, अंदर नॉस्ट्रिल्स में, दोनों में क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद उसको अप्लाई कर लें, तो इसमें भी काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और जैसे स्टीम भी बाज़ लोग कहते हैं कि बिल्कुल, स्टीम देखें उस वक्त देते हैं कि जब चेस्ट कंजेशन एक्चुअली होने लगती है, या साइनसेस जो हैं हमारे वो ब्लॉक होने लग जाते हैं, तो उस सूरत में, या अगर जैसे भारीपन माथे पे आने लगे या आंखों के गिर्द आने लगे, क्योंकि 4 साइनसेस हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमोइडल और स्फेनोइडल साइनसेस। ये साइनसेस अगर ब्लॉक होंगे तो उन जगहों पे पेन होने लगेगा, तो ऐसी सूरत में स्टीम लेनी चाहिए।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार भी इन्हीं सारी किस्मों में से एक है, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को बुखार इस किस्म का हो रहा है कि लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं है। तो कोरोना का बुखार और जो आम बुखार है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अलामतें अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कॉमन भी हैं, अलामतें जो होती हैं, काफ़ी सारी कॉमन अलामतें भी हैं कोरोना की भी और आम बुखार की भी। देखिए, जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया ओपीडी ऑनलाइन, जिस वक्त ये कंसेप्ट था कि क्लिनिक्स बंद थे और लोग, तो उस वक्त जब कोरोना पे मैंने शुरू में प्रोग्राम्स किए, आप यकीन करें जो उस वक्त इनिशियल सिम्टम्स कोरोना के आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे और लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि ये कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं या ये कोल्ड एंड फ्लू है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी मॉडिफिकेशन होती चली गई, चेंजेस आती चली गई इसके सिम्टम्स में। हमने बाद में ये भी सुनने में आया कि WHO ने ये भी कहा कि जी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी बहुत हैं कि जिनको कोई अलामात नहीं हुई और वो पॉजिटिव भी रहे। तो इसी तरीके से एक्चुअली इसमें जो तमाम सिम्टम्स हैं वो कोल्ड एंड फ्लू जैसे ही हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम में होते हैं। 2-3 चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक रहीं जो कि दूसरे वायरसेस में भी मिलती हैं, यानी आपका टेस्ट चेंज हो जाना या आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है सूंघने में उसमें फ़र्क आ जाना, ये अमूमन वायरसेस में मिल जाते हैं। एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि फीवर सबसाइड होने के बाद नॉर्मली कोरोना में फीवर 4-5 दिन के बाद जब कम हो जाता है या ख़त्म होने लगता है, उसके बाद आपको कफ ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ शुरू हो जाती है। सही। ठीक है, क्योंकि ये आपके चेस्ट की जो आपके ब्रोंक्यूल्स को यानी जो नालियाँ हैं और एल्वोलाई को डैमेज करना शुरू करता है। तो ऐसी सूरत में जो बलगम निकालने की सलाहियत है नॉर्मली वो ख़त्म होने लग जाती है। अच्छा। जो सीलिएटेड इसको कॉलमनर सेल्स कहते हैं वो स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट होने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो फिर जो सेक्रीशंस जमा हो रही हैं जो कि बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जानी चाहिए वो नहीं होंगी। तो ऐसी सूरत में फिर डिस्निया यानी सांस लेने में दिक्कत होगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, नरगिस बात कर रही हूँ। जी जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, मुझे 2-3 साल पहले नजला इन होता था, तो मैं ना मेडिसिन खा लेती थी, तो उसकी वजह से मेरे ना गले में बलगम ना रहती है अब 24 घंटे ना। ठीक है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं थोड़ा डस्टी है, वहाँ पे डस्ट ज़्यादा है या क्लीन एनवायरनमेंट है? हाँ, ज़्यादा ही है, क्या ना हमारा बंद घर है, हम कभी कभी मैं वॉक पे जाती हूँ शाम को। जी जी। तो वो सारी सी बातें, मिट्टी तो होती है ना जी। नहीं, ये ऐसे हुआ है कि ये गले की ना वजह से हुआ है। ठीक है, वो जब मुझे नज़ला जुकाम होता था ना तो मैं मेडिसिन खा लेती थी, तो वो अंदर ही जम गया हुआ मेरा ख्याल है। अच्छा, इस चीज़ को, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एक बात मैं थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है उसको क्लियर करूँ। अमूमन जहन में लोगों के ये आता है कि जब नज़ला हो रहा हो तो वो जो एंटी एलर्जी मेडिसिन हम एडवाइस करते हैं तो उनके जहन में आता है क्योंकि ये जमा देता है और ये वहीं रोक देता है, रिलीज नहीं करता और इससे और तकलीफ बढ़ती है। ऐसा नहीं है। अच्छा। ये बात जहन में रखें, क्योंकि जो नज़ला होना एक्चुअली है तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि ये सेक्रीशन जब ज़्यादा होने लग जाती हैं तो उस सूरत में हमें इनको काबू में करना होता है। इन सेल्स को जो कि ये बलगम ज़्यादा बना रहे हैं, फ्लूइड ज़्यादा बना रहे हैं, इनको कम करना होता है। उसके लिए हम एंटी एलर्जी मेडिसिन देते हैं। इसका मकसद ये नहीं होता कि हम उसे सुखा रहे हैं या ये जम के कहीं हार्ड फॉर्म में रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो झिल्ली ये चीज़ बना रही होती है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जो हमारा मकसद होता है। तो ये चीज़ जहन से निकाल दें। हाँ, एक चीज़ है कि अगर ब्लॉक हो जाए, जो डक्ट्स हैं, जैसे हम साइनसेस की बात करते हैं, वहाँ ब्लॉकिंग आती है तो फिर स्टीम इनहेलेशन इसलिए देते हैं कि इतना लिक्विफाई उसको कर दें, इतना पतला कर दें उसको कि वो बह जाए, वो निकल जाए। सिर्फ ये पर्पज़ होता है। ये उन जगहों पे जहाँ साइनसेस इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली जो नाक जैसे बह रही है, अब उसको आपने रोकना तो है ना, आप उससे कहेंगे कि जी मेरी नाक बहने दें, ऐसा नहीं है। तो हम वो जो बह क्यों रही है, वो जो लेयर है, वो जो झिल्ली है, वो हाइपर एक्टिव हुई हुई है, उसको नॉर्मलाइज करना है। जब उसे नॉर्मलाइज करेंगे तो बहना कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मिसकंसेप्शन सिर्फ हमारे नज़ले के हवाले से ही होता है, वरना खांसी भी उमूमन लोगों को होती है, उसको रोकने के लिए तो हम दवा ले लेते हैं, लेकिन नज़ला रोकने के लिए आमतौर पे यही कहा जाता है कि नहीं नहीं, नज़ला रोकना नहीं चाहिए, जम जाएगा। आप ये देखें ना कि PND जिसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, जो हलक के पीछे से नज़ला गुजरता है, उससे वोमिटिंग भी होने लग जाती है, क्या एक मतली की कैफियत भी रहती है। तो हम उसको रोकेंगे नहीं जब तक, तो पीछे से बार बार जब ड्रिबलिंग होती रहेगी पीछे से, तो आपको वोमिटिंग गैग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा।
तो उसका मकसद उससे कोई जमा के वहीं सुखा देना नहीं होता। आप हलक के पीछे अगर आप खुद भी देखना चाहेंगे तो जमा हुआ नहीं होता, लेकिन वो सेक्रीशंस कम हो जाता है। और ऐसे ही बुखार का भी है, जब बुखार में हम बच्चे को देखते हैं या बड़े भी, तो हम कहते हैं कि नहाओ नहीं, जबकि आम तौर पे कहा जाता है कि जब बहुत एक्सीड हो जाए तो नहला देना चाहिए ताकि टेम्परेचर कम हो। तो ये इसमें क्या चीज़ सही है? इसके जो बुखार में नहलाने के जो मिसकंसेप्ट्स हैं वो भी मैं चाहूँगा थोड़ा। अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली ये तो आपने नॉर्मल बात की, नज़ला जुकाम खांसी में जो बुखार हो रहा है उसमें नहाने से कोई हर्ज नहीं है, नहाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, एक बात जहन में रख लें। एक चीज़, दूसरा ये हमारे कहते हैं टाइफाइड के अंदर नहीं नहलाना चाहिए। मीजल्स हो जाए, खुदा न खसरा हो जाती है तो उसमें नहीं नहलाना चाहिए। ये उस वक्त तक आप वैसे ही रखें जब तक तमाम बातों का तोड़ यही होता है नहलाना नहीं चाहिए। वो ये चीज़ बहुत गलत है। एक्चुअली आपके जर्म्स जो हैं वो स्किन के ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो कि इस इंतजार में होते हैं कि वो कॉलोनाइज करें, मौका मिले और वो अटैक करें। जब आप वॉश कर लेते हैं, स्किन को साफ कर देते हैं, तो आप सिर्फ स्किन को ही साफ नहीं करते, उन जर्म्स को भी हटाते हैं। तो सोप से अच्छे तरीके से नहाने में से खुदा ना खास्ता टाइफाइड बिगड़ नहीं जाएगा या मीजल्स ख़राब नहीं हो जाएंगे, ये बात जहन में रखें। तो ये चीज़ कंसेप्ट निकाल दें। और दूसरा ये कि टेम्परेचर अगर 103 104 पहुंच रहा है बच्चों में या बड़ों में, ऐसी सूरत में अगर आप नॉर्मल टैप वाटर से, ठंडे पानी से नहीं, टैप वाटर से अगर आप बात लेंगे तो आपका टेम्परेचर डाउन ही करेगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सही। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर फरमाइए, कौन बात कर रहे हैं? चोट लगी जी हड्डी, रीढ़ की हड्डी के उत्ते जी, पट्ठे भी काम कर रहा है जी, 10-12 साल हो गए जी। दर्द हो रहा है आपके? जी जी। कहाँ पे ज्यादा है, कौन से पट्ठों में ज्यादा दर्द हो रहा है आपको? ਲੱਕ ਦੇ ਲਾਹੌਰ से रैची लाहौर से रैची है ते अपने जी आप पिछले पट्ठे नहीं होंगे, मेन पट्ठे बड़े जी आप चुकने वाले जी। अच्छा, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है वो ये है कि आपके मसल्स में पेन हो रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। रीढ़ की हड्डी में। अच्छा, थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन है, अगर आप या तो दोबारा कॉल कर लें वरना 12 से 1 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा मुझे। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर फरमाइए, कौन सा आप बात कर रहे हैं? तारिक महमूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कहिए। मैडम वो ना वाइफ के ना कमर पे ना दाने हैं, तो वो डॉक्टर साहब को बताना था कि वो खून चेक कराएं या कोई दवाई वगैरह, हमने बहुत इस्तेमाल की। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइएगा। आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? जी ज़रा बारी आवाज़। जी आ रही है। मैडम वो ना वाइफ की कमर पे ना दाने हैं, तो वो ना हम कह रहे हैं कि खून चेक करवा लें, दवाइयाँ बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, आपके हैं, आप अपने बता रहे हैं, वाइफ का बता रहे हैं? जी जी वाइफ का। अच्छा देखिए, कमर क्या उम्र कितनी है? उम्र है तकरीबन 27 है। ठीक है, देखिए इसमें कॉमनली ये कि पहले हम डॉक्टर को, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, ज़्यादा बेहतर है। जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये दानों में मुख्तलिफ नौइयत है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, किस हद तक स्प्रेड हुए हुए, फैले हुए नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये है कि आप ब्लड टेस्ट डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कराएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके आपने कोई टेस्ट या मैं आपको कोई रिकमेंड करता हूँ और डॉक्टर चाहेंगे कि नहीं ये वाला टेस्ट नहीं, ये होना चाहिए था, थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कंसल्ट कर लें। इन केस अगर कांटेक्ट नहीं होता, आप मुझे फिर कॉल कर सकते हैं 12 से 1 के दरमियान, डिटेल में फिर आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल भी मैं करना चाहूँगी ड्रिप के हवाले से। आमतौर पे कहा जाता है जब कमज़ोरी हो जाती है तो कहते हैं कि ड्रिप लगवा लो ताकत की, तो ये बड़ी फ़ायदेमंद होगी, तो क्या वाकई फ़ायदेमंद होता है? अच्छा देखिए, ये भी एक थोड़ा सा मेरी नज़र में, मैं खुद भी जनरल प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मिसकंसेप्ट है। अमूमन मेरे पास से बहुत सारे पेशेंट मुझसे नाराज़ होके भी गए हैं। अच्छा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इस सोच से आते हैं कि जी आप हमें ताकत की कोई ड्रिप लगा दें। अच्छा, बुक्स जो हमने मेडिकल बुक्स पढ़ी, ऐसा कोई ताकत की ड्रिप का कंसेप्ट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ये उस वक्त ज़रूरत होती है जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, जब आपका वाटर लॉस हो जाए, या आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ऐसे इम्बैलेंस हो जाए किसी भी वजह से, चाहे लूज मोशंस हो गए या खुदा ना खास्ता ब्लड लॉस हो गया, तो ऐसी सूरत में हम हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी कहते हैं, इसको वो करने की ज़रूरत में ड्रिप लगाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि जी आपको कमज़ोरी महसूस हो रही थी, आपने जाके क्लिनिक पे ड्रिप लगवा ली। इवन डॉक्टर्स भी बात मजबूर हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट फोर्स करते हैं। तो ऐसी सूरत में अब वो ड्रिप क्या होती है, नॉर्मल सलाइन या डेक्स्ट्रोसलाइन आपने एक ड्रिप लगाई जिसके अंदर 90% 99% पानी ही है, बाकी नमकियात हैं। वो थोड़ी देर के बाद यूरिन से पास आउट होना शुरू होंगे, आपका वापस फ्लूइड उतनी ही रेंज में आ जाएगा जो आपका था,
तो ताकत कहाँ से मिली? ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल खुदा न खास्ता लूज मोशन इस हद तक हों कि आपके सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ख़राब होने लगे तो हमें फिर इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, उस सूरत में हमें ड्रिप लगानी। लेकिन नॉर्मली जाके ऐसे ताकत की ड्रिप खुदा के लिए लगाने का कंसेप्ट ख़त्म करें, इससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं होता। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन के क्लियर हुए होंगे छोटी छोटी बीमारियों के हवाले से, जिनको हम बड़ा कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली में इतनी बड़ी होती नहीं है। कल के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि कल हम किस कल मौजू को इंशाल्लाह डिस्कस हमारे करेंगे? साथ कार्डियोलॉजिस्ट होंगे डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन साहब, तो जिनके जो कंसर्न्स हैं कार्डियक या ब्लड प्रेशर, इवन शुगर के, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। चले फिर ठीक है, कल हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। जितने भी आप लोगों के कंसर्न हैं दिल के हवाले से या जिस भी हवाले से, आप ज़रूर हमसे कंसल्ट करें। कल इसी वक्त प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर होंगे डॉक्टर साहब के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम के साथ हम अपने इस मैसेज के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखने की कोशिश करें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।